नमस्कार दोस्तों। आज एक नई स्ट्रेटजी वीडियो एस्टेट के लिए हम लेकर आए हैं, टीजीटी के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो एस्टेट का पेपर है वो 7 और 8 दिसंबर को है। ठीक है, हमने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि जो एस्टेट का जो पेपर है वो 150 नंबर का होता है, 150 का, और उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है 60 नंबर का। यानी जब टीजीटी का जो एग्जाम है उसमें एसएस है, सोशल स्टडीज, वो 60 नंबर की आएगी। अब जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पेडागोजी की ओर ध्यान देते हैं जो 30 नंबर की है। वो सोचते हैं कि सब्जेक्ट आसान है, एसएस आसान है, हमने जैसे कंपटीशन के लिए पढ़ा है तो वहां से ये चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ कारण की वजह से, जो क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है तो थोड़ा डीप नॉलेज पूछता है। ठीक है, उस वजह से ये जो सब्जेक्ट में लोग लैग कर जाते हैं। और यहाँ का जो सक्सेस रेशियो है 10% है, यानी हर बार 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। और जो फेलियर्स लोग होते हैं वो 81 और 90 वाली लाइन में यहां आकर अटक जाते हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो यहां आकर अटक जाते हैं। हमने आर्डोर एडुडेन के इस यूट्यूब चैनल पर एक रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है एसएस के लिए। आज ये ओवरलुक वीडियो है, स्ट्रेटजी वीडियो आप मान सकते हो। जो जो क्लासेस होंगी वो मंडे से रेगुलर हो जाएंगी, या तो वो क्लास शाम को आएगी या सुबह मॉर्निंग में आएगी। वो आप हमें बता देना कमेंट में, जहां आपके लिए सुटेबल रहेंगी वो क्लास उसी टाइम आपके लिए आ जाएगी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं एस्टेट टीजीटी सोशल स्टडीज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो सिलेबस है उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले है, 4 सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपको पता है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंडर ही एग्रीकल्चर भी आ जाता है, और थोड़ा बहुत जो इन्वायरमेंट है, जैसे 5th तक उसको ईवीएस बोला जाता है, वो यहीं आ जाता है। इस पोर्शन में हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी का डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, 60 नंबर्स में 10 से 15 नंबर की रेशियो रखता है पॉलिटी। जो क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन थोड़ा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, वो कहां से आते हैं? पॉलिटिकल थ्योरीज। थ्योरीज जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो वैसे तो आसान है, लेकिन जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली थ्योरी है। ऐसे ही फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस तरीके से आती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इस अकेले पोर्शन से। इन मतलब 1, 2, 3 और 4, इन पोर्शन से 7 से 8, और यहां अकेले से 7 से 8, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, जैसे हमारी इंडिया की जो पॉलिसी थी वैसे नॉन अलाइन मूवमेंट, एनएएम की पॉलिसी हम फॉलो करते थे। कैसे हमने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है, आसियान की तरफ हमने, जैसे वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वैसे ही वेस्ट ईस्ट पॉलिसी है, वेस्ट पॉलिसी है, एक एक्ट वेस्ट पॉलिसी हमने चालू की है। ऐसे ऐसे हमने बहुत सी जो पॉलिसीज हैं वो तैयार की हैं, और उन सब का एक ओवरव्यू टाइप जो आता है। ठीक है, अगला है यूएनओ। यूएनओ कब बना, यूएनओ से रिलेटेड कौन कौन सी बॉडीज है, ठीक है, यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसका रिलेशन जब हम हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखेंगे, वर्ल्ड वॉर से भी है। ठीक है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ये एक छोटा सा पॉलिटी का ओवरलुक है। हम इसको देखते हुए ये डिजाइन किया हमने अपना पूरा डिवीजन जो कोर्स है, क्लासेस है, कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहां से हिट हो। ठीक है, अगला पोर्शन है ज्योग्राफी। इस पोर्शन से 15 क्वेश्चंस, यहां से भी वही 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, मेनली 15 क्वेश्चन आप मान सकते हो। जनरल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी में कौन कौन सा पार्ट आता है? जैसे फिजिकल, क्लाइमेट, ओशियनोग्राफी, ये 3 पार्ट होते हैं जनरल ज्योग्राफी में। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन सा होता है, इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा होता है,
आइलैंड किसे बोला जाता है, ठीक है, बे किसे बोला जाता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और ज्योग्राफी ऑफ इंडियाज में यहां पूछा जाता है हिमालयाज एंडीज रॉकीज कौन सी टाइप की माउंटेन है, ठीक है, और रिवर कौन सी रिवर का ओरिजिन कहां है, डेल्टा कौन सा डेल्टा कहां है। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से आता है कोल डिपॉजिट्स, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है कि कोल डिपॉजिट कौन सा कोल डिपॉजिट कहां है। मोस्टली जो आते हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो बिहार के नीचे वाला एरिया है वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक उड़ीसा की जो माइंस है उनसे भी क्वेश्चन आता है, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, यहां से इनकी माइंस पूछी जाती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो कॉपर माइंस है, खेतड़ी माइंस, वहां का क्वेश्चन पूछ लेता है। जो टारगेट जो थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाला पोर्शन होता है वो यहाँ इस पोर्शन से ज्यादा आते हैं, ठीक है। स्टेट्स में अब आ जाते हैं, पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी होती है, ठीक है, वो पूछ लेते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब नेबरिंग कंट्री इंडिया की, ये ज्योग्राफिकल भी है और पॉलिटिकल भी है। इंडिया की बाउंड्री कितनी लगती है, बाउंड्री लेंथ कितनी है, मतलब कोस्ट लाइन कितनी है, इस टाइप के जो बेसिक्स क्वेश्चंस है तो नंबर वाइज, जैसे कोस्ट लाइन इतनी है सबको पता है, लेकिन ये 6 भी है पीछे, ठीक है। ऐसे ही 15,200 किलोमीटर, 15,000 समथिंग बोल देते हैं, कहीं नोट्स में आपको मिलेगा 15,000 प्लस किलोमीटर, लेकिन ये 200 भी है पीछे। ये चीजें थोड़ी देखने की है, ठीक है। स्पेसिफिक आ जाता है कई बार, जैसे बांग्लादेश की कितनी है वो भी पूछ लेता है। इंडिया मैंने आपको पूरा बता दिया, इंडियन ज्योग्राफी को। एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स, यहां देखो एग्रीकल्चर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे क्रॉप्स आती है, हॉर्टिकल्चर आता है, ठीक है, और लाइव स्टॉक्स आती है, लाइव स्टॉक्स और फिशरीज, ठीक है, जैसे गोट फार्मिंग, शिप फार्मिंग, ठीक है, ये सारे सेक्टर एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं, ठीक है। अब अदर सेक्टर में कौन कौन सा है, इंडस्ट्री, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर आ जाता है। अदर सेक्टर जैसे रोड, रेलवेज वगैरह वो अलग से भी आते हैं, क्योंकि अलग से 5वीं से 8वीं क्लास में इसका एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है। ये सारी जो वीडियोस होंगी है तो फ्री, लेकिन हमने ये जो कोर्स डिजाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो एनसीईआरटी बेस को अपना सिलेबस चलाएं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में कुछ चीजें कम दे रखी हैं, पेपर में ज्यादा आती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक पेपर में इसका जो प्रीवियस ईयर है उसमें दे रखा था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मात्र नाम नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बहुत बड़ी है, तो उसको इस कंसाइज वे से हम आपको पढ़ाएंगे कि आपको जैसे लास्ट में 100 से 200 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट जो पेपर के हिसाब से है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है। अगला है इकोनॉमिक्स। वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 10 तक ही रह जाते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जो 60 में से हमारा जो टारगेट रहता है कि आप 45 नंबर लो और आराम से टीजीटी का जो एस्टेट है वो आराम से क्लियर हो जाओ, क्योंकि 90 नंबर में से आपको सिर्फ 45 लेने रह जाते हैं, ठीक है। ये एक वो है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स में बताता हूं, मनी एंड क्रेडिट, ये जो पोर्शन है वो जो आता है डेफिनेशन बेस, ठीक है, ज्यादा डेफिनेशंस इसमें पूछी जाती हैं। मनी कुछ किस टाइप की होती हैं और क्रेडिट, ठीक है, इसमें आता है जैसे बार्टर सिस्टम वगैरह पूछ लेते हैं, प्लास्टिक मनी कौन सी होती है, रुपी नोट वाले कौन से होते हैं, वो जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें आती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे लैंड है, मनी, क्रेडिट आ गया, ठीक है। अब क्रेडिट में बैंक वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा लेबर चार्ज आ जाएगा। इनपुट कॉस्ट में जैसे अब हमें जैसे लोहा बनाना है, सरिया बनाता है जो, ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल है वो यूज होता है, और रॉ मटेरियल कहां से आएगा, सप्लाई आ जाती है, वो सारी चीजें यहाँ आती हैं, ठीक है। इसकी भी एक दो थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी का मात्र नाम चलता है कि उसने ऐसा बताया, ठीक है। वो सारी चीजें को रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे यहाँ रॉ मटेरियल है, इसको ज्योग्राफी से रिलेट कर देंगे, आपके लिए चीजें जो समझनी है, जो एसएस की जो है वो चीजें आसान कर देंगे, क्योंकि हमारा ये मोटिव है कि आपको
जो 90 नंबर का जो क्राइटेरिया जो एस्टेट ने बना रखा है, ठीक है, उसको क्लियर करवाना। हम आपके लिए जो बाउंसर्स क्वेश्चन है, उन बाउंसर क्वेश्चंस पे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। जैसे अगला है डिमांड एनालिसिस, एक मिनट, डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड के बेसिस पे सप्लाई और डिमांड, जो डिमांड के रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वो जो ग्राफ होते हैं, जैसे ये डिमांड है, ये सप्लाई है, डिमांड बढ़ गई, वो वाले है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, वो भी सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। अगला डेवलपमेंट। अब आप समझो कि डेवलपमेंट, सिंपल डेवलपमेंट होता क्या है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग चीजों के अलग अलग प्रकार से होता है। आप डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हो, ठीक है। अब कुछ लोग मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये दो वर्ड है, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है यहां, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। यहां अब एचडीआई भी आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और एक आ जाता है यहाँ वुमेन से रिलेटेड एक ऐसे इंडेक्स करके है। उन चीजों को डेवलपमेंट कैसे है, जैसे अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट चला है, एसडीजी, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी कंसर्न आ गया। ये सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इनका एक इंडेक्स, जो इंडेक्स है, जो 5 से 6 इंडेक्स होते हैं मेन, उनका कई बार करंट में ये पूछ लेता है कि अब इंडिया का रैंक कितना है, टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है। दूसरा कई बार ये पूछ लेता है कि जो मान लो एचडीआई है, वो कौन जारी करता है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। कुछ 5 से 7 ही होते हैं सिर्फ ये। इनका मैं आपको करंट में जो डाटा है वो मैं आपको अपने नोट्स में या फिर अपने जो टेलीग्राम हैंडल है उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो चीजें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि इंडिया का रैंक कितना है और ये डाटा किसने प्रोवाइड किया, ठीक है। अगला है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये सेक्टर आपने उधर भी देखे थे ज्योग्राफी में, जैसे जहां लिखा हुआ था, देखो आपको दिखा देता हूं, अदर सेक्टर, और अब यहां देखो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सेक्टर तो वही है लेकिन यहां इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव आ गया अब इसका, ठीक है। मैं ये दोनों सेक्टर्स आपको रिलेट करके पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। अगर आप एसएस को दोनों को रिलेट करके 2 या 3 चीजों में रिलेट करके पढ़ोगे तो वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और आपके लिए जो पेपर का जो टारगेट है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन कब आया? जैसे इंडिया में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। उस रिफॉर्म से इंडिया पहले कैसे दिखता था, अब कैसे दिखता है, और एट प्रेजेंट में 2024 में आ चुके हम, तो इंडिया का जो फैक्टर्स है ग्लोबलाइजेशन से, कौन सी मार्केट में ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, कौन सी मार्केट पे कम इफेक्ट पड़ा है। जैसे अब इंडिया जो कुछ ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल ग्रुप है, वहां ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है, कुछ ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। एक यूएस का ग्रुप था उसमें ज्वाइन कर लिया, एक आसियान प्लस चाइना का ग्रुप था उसमें मना कर दिया। तो इंडिया का जो प्रोस्पेक्टिव है वो इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे न्यूजीलैंड के साथ था, न्यूजीलैंड के साथ डायरी प्रोडक्ट्स में इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि वहां इंडियन इकोनॉमी ज्यादा इफेक्ट हो रही थी, ठीक है। वो सारे ग्लोबलाइजेशन और इंडिया का इकोनॉमी उस पर क्या इफेक्ट है वो मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इसका पॉवर्टी। पॉवर्टी कितने टाइप्स की होती है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं? कुछ जैसे इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज हो, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी भी एक लाइन बना दी, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल इसको बोला जाता है। अब कुछ शहरों में तो वो 32 रुपीज पर है और गांव में 27 रुपीज पर, वो किस बेसिस पे डिफाइन कर रखी है। और उसकी एक कैलोरी बेस्ड भी है, कैलोरी बेस्ड एक कमेटी बनाई थी, तो उस बेसिस पे पॉवर्टी और ये कैसे रिलेट करा। तो वो चीजें, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि वो कमेटी किसकी थी और किससे रिलेटेड थी और कब आई, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स इज मतलब एक समझ का सब्जेक्ट है, ये नहीं है रट्टा मार लो। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट इस पूरे का एसएस का जो है वो है हिस्ट्री, जो 20 मार्क्स के आसपास एरिया को कवर करता है। मैं आपको बता देता हूं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वहां यहां से आते हैं 10 क्वेश्चन लगभग, और यहां आते हैं 5 क्वेश्चन,
और यहां आते हैं 5 क्वेश्चन। ये नंबर कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये एक एस्टिमेटेड पार्ट है कि भाई यहां से इतना इतना आता है, ठीक है। अब जो हिस्ट्री आपने पहले भी पढ़ी होगी, बहुत बहुत पढ़ी होगी, ठीक है, मैं हिस्ट्री को इस तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा जैसे आपने पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको इतना वादा दिलाता हूं कि आपको एक क्रोनोलॉजिकल बेस हिस्ट्री मिलेगी अब की बार, ठीक है। जहां जहां से क्वेश्चन स्टिक होते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन उठते हैं, वो पॉइंट आपको मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे, उसकी बैकग्राउंड आपको समझाई जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जैसे एंशिएंट में, एंशिएंट इंडिया कैसा था और वो सिविलाइजेशन में कैसे बदला, सिविलाइजेशन के बाद जैसे यहां रिलीजन्स आ गए, ठीक है, वो रिलीजन्स, और दूसरा मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर से कौन कौन सा पहले एम्पायर रहा है वो, क्योंकि और वो कैसे डेवलप हुए, वो चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा। ये पूरी क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है। इसके बीच जो होते, जैसे कुषाण आए थे वो, और कुषाण ने कहां कर अटैक किया, क्योंकि वहां अगर आप ये नहीं समझोगे तो ये क्रोनोलॉजिकल आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप रट्टिफिकेशन में रह जाओगे, ठीक है। जैसे वर्धन ग्रुप और गुप्ता ग्रुप में बीच में एक दो डायनेस्टीज आती हैं, और यहां देखो, अब यहां साउथ की डायनेस्टी नहीं लिख रखी, 2-3, चोला, चेर, पांड्या, ठीक है। और एक बुक में तो संगम लिटरेचर का भी जिक्र है, ठीक है, क्योंकि वो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है। तो संगम लिटरेचर की मेन जो बातें हैं, ठीक है, जो उनका जो मतलब टाइटल है उसको फिश, एक फिश है, एक बो एंड एरो है, ठीक है, एक का टाइगर है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप क्रोनोलॉजिकल बेस में अगर आप हिस्ट्री समझोगे तो आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगी और वो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी, ठीक है, उसका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अगला है एक मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री भी एक क्रोनोलॉजिकल है, स्लेव डायनेस्टी से लेकर मुगल्स तक। अब मुगल्स में भी कौन से मुगल, प्री मुगल और पोस्ट मुगल वाले, जैसे 1707 अंग्रेजों के समय से पहले वाले, यहां से अंग्रेजों की स्टार्टिंग मानी जाती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन ओरिजिन 1600 से मानी जाती है, कोई 1500 से बोल देता, नहीं, यहां से अंग्रेजों का जो है दाव पेच लगाना बिल्कुल अच्छे से शुरू कर दिया था, वहां से वो पावर में आना शुरू हो गए थे, इसके बाद उन्होंने, ठीक है। अब मेडिवल यहां सारे वो पढ़ाऊंगा, अकबर आ गया, बाबर, हुमायूं वगैरह सारे पढ़ाऊंगा, औरंगजेब, यहाँ के जो वीक मुगल्स थे, वीकर सक्सेसर थे, उसके क्या क्या कारण थे, ठीक है, दूसरा और कौन से ने ज्यादा काम किया, फर्रुखसियार वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि वो मॉडर्न का पार्ट भी है और मेडिवल का पार्ट है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको बीच वाला पोर्शन अगर नहीं समझ में आया तो वो इंटरलिंक नहीं हो पाएगा आपसे, अगर वो इंटरलिंक नहीं हुआ तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिस्ट्री सब लोग मानते हैं कि लाइन क्रोनोलॉजिकल याद करो, लाइन याद करो, पेपर आ जाएगा, पेपर में से आ जाएगा, हम कर देंगे, नहीं, अगर आपको क्रोनोलॉजिकल उसका बैकग्राउंड समझोगे तो वो समझ में जब आएगा। अगला यूरोप रेनेसांस। अब ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट दोनों, ठीक है। अब इस पोर्शन में तो मोस्टली मानते हैं वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ये भी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यूएस का रिवॉल्यूशन है, ठीक है, जर्मनी का है, ये सारी चीजें भी इसके पार्ट है। अब रेनेसांस का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से चेंज का मतलब कैसे मान सकते हो आप, रूरल इकोनॉमी से अर्बन इकोनॉमी, मतलब साइंटिफिक तरीके, बीच में जो एक रिलीजन बेस्ड चीजें थी वो अब साइंटिफिक बेस हो चुकी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गई है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है वहां का वो एरिया डेवलपमेंट तरक्की की तरफ ले चलता है, ठीक है। ये सारा पोर्शन मैंने आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस किया कि हम ऐसे ऐसे कोर्स को करेंगे। लास्ट में एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा आपके लिए, अगर आप इस पूरे पोर्शन को हमसे कवर करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप 45 नंबर, 7 तारीख को पेपर है, 1 दिसंबर को आपको 45 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विद इन जो मैं ये मानता हूं कि आपको 200 से 300 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ 1 दिसंबर के पास आपको दे दूंगा, जो पेपर से पहले, जस्ट पेपर से पहले आप रिवाइज करके अपना पेपर एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, ये थी हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो, ओके।